चलो ठीक है, टॉपिक अगला हम लोग कर लेते हैं, वो है apparent depth and normal shift when light ray gets transmitted through a medium या फिर transmitted through a rectangular slab बोल सकते हो। तो एक अगर यहाँ पे मान लो रेक्टेंगुलर स्लैब रख दिया हमने या रेक्टेंगुलर मीडियम भी बोल सकते हो, ये हो गया। इसका थिकनेस हमने स्लैब का लिया है टी, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग डी नॉट। अच्छा, मटेरियल जिस मटेरियल का बना हुआ है स्लैब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ले लेते हैं एन, जो बाहर जिस मीडियम में रखा हुआ है उसको ले लिया हम लोगों ने एन नॉट। तो एन नॉट हो गया मीडियम ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, एन हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब। तो अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखेंगे तो ऑब्जर्वर इस साइड में प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इस साइड में प्लेस है, देयर विल बी सम शिफ्ट इन द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व व्हिच शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। वो जो शिफ्ट है वो निकालना है। एक एपरेंट डेप्थ जब भी अब लेंगे तो जिस साइड में ऑब्जर्वर होगा उस बाउंड्री से जो फाइनल इमेज का पोजीशन होगा वो कहलाएगा हमारा एपरेंट डेप्थ। तो पहला चीज होगा, जब भी एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट का बात करेंगे, ऑब्जर्वर जिस साइड है उस साइड के बाउंड्री से हम फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे, जिस इमेज को वो देखेगा। अब हम देखते हैं, जैसे पहला रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा। मान लो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये मान लिया ऑप्टिकली, अब ये मान लेते हैं ये डेंसर है इसके कंपैरिजन में, तो अगर n ग्रेटर देन n नॉट होगा तो ये बेंड कर गया मान लो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस केस में हमारा जाकर के ये पीछे की तरफ खींचेंगे और जो इमेज हमारा बनेगा वो बना यहाँ कहीं पे, क्योंकि एक रे तो सीधा निकालोगे ये वाला, ये दोनों ट्रांसमिटेड रे हम देख सकते हैं कि जो दूसरे से दूर जा रहा है, इसलिए इसको पीछे खींचा, इमेज बन गया यहाँ पे, ये हो गया S1। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताना कि S1 को ये ऑब्जर्वर देख सकता है नहीं देख सकता है, फटाफट पोस्ट कर। इमेज S1 को ऑब्जर्वर देख सकता है नहीं देख सकता? हाँ, नहीं देख सकता, ठीक है, क्योंकि S1 का जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, तो S1 को किसी भी हालत में ऑब्जर्वर नहीं देखेगा। फिर यहाँ सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद हम बात करेंगे, चूंकि हम लोगों ने इसको माना था डेंसर मीडियम, तो दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस बार, क्योंकि ये रेयर हो जाएगा, तो हम इधर की तरफ ले लेते हैं। अब इसको पीछे की तरफ खींचा, ये वाला रे भी इधर की तरफ सीधा चला जाएगा, तो ये दोनों ट्रांसमिटेड रे से इमेज बन गया। यहाँ पे हमने लिख लिया इसको S2। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो लाई करेगा इस बाउंड्री से लेकर इंफिनिटी तक, मतलब ऑब्जर्वर लाई करेगा इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ S2। तो S2 हमारा कहलाया फाइनल इमेज दैट वुड बी फॉर्म, क्योंकि इसके बाद लाइट रे में कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का बात नहीं होगा। सो S2 विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज व्हिच वुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो हमको नॉर्मल शिफ्ट अगर निकालना है तो S2 फाइनल इमेज है, एक्चुअल पोजीशन ये है, तो एक्चुअल पोजीशन से जितने से शिफ्ट होगा अलोंग द नॉर्मल, जिस पोजीशन पे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, उसको हम लोगों ने बोला नॉर्मल शिफ्ट। तो डेल्टा S ये हो गया, ये हो गया एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ये डेल्टा S निकालना है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट बाउंड्री पे। तो अगर हम बोलते हैं इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट बाउंड्री, तो फार्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू U। पहला इमेज इसलिए नाम दे देते हैं V1 का। अच्छा, इफ इस बाउंड्री के हिसाब से इंसिडेंट रे के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N0। तो N1 की जगह पे हो गया N0, यहाँ पे लिख लेंगे, और N2 की जगह पे हो गया N। तो N डिवाइडेड बाय ये हो गया N0 इंटू U, ये हो गया हमारा V1। इसका मतलब है कि जो
बाउंड्री से इमेज का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी n by n नॉट इनटू u। मतलब ये s1 क्या बात करेंगे तो यहां से यहां तक हो गया हमारा v1, जिसको हम लोगों ने लिखा है n by n नॉट इनटू u। अब ये जो रे इस पर जाएगा, ये इनकमिंग रे हो गया इस बाउंड्री के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट कौन बिहेव करेगा s1 फॉर दिस बाउंड्री। अब हम फिर इस पर रिफ्रैक्शन का बात करेंगे तो फिर लिखेंगे v इक्वल्स टू n2 by n1 into u। इस बार इंसिडेंट रे का मीडियम हो गया n और रिफ्रैक्टेड रे का हो गया n नॉट। तो n2 के जगह पे हो जाएगा हमारा n नॉट, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, और n1 की जगह पे हो गया हमारा n। u का बात करेंगे, ऑब्जेक्ट s1 है, बाउंड्री ये है, तो बाउंड्री से ऑब्जेक्ट तक का पोजीशन मतलब p2s1, तो ये हो जाएगा p2s1। अब p2s1 लिखने जाएंगे तो ये हो गया p2p1 प्लस p1s1। p1s1 किसके बराबर है, v1 के बराबर, और p2p1 किसके बराबर, t के बराबर। इसका मतलब p2s1 हो गया हमारा t प्लस v1। तो ये हो गया n, कितने दिख रहा है लोग को, बट सुपर मात्रा n नॉट बाय n इंटू, अगर हम जाएंगे p2s1 में तो बताया ये हो गया t, ये हो गया v1, तो ये हो गया हमारा t, ये हो गया हमारा v1। अब v1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो v2 इक्वल्स टू हो गया हमारा n नॉट बाय n, ये हो गया t प्लस n बाय n नॉट इंटू u की जगह पे d नॉट था ना हमारा यहाँ पे पहले केस में, u की जगह पे यहाँ पे d नॉट लिखे थे। तो अब ये हो गया हमारा v2 इक्वल्स टू, ये हो गया n नॉट बाय n इंटू t प्लस ये हो गया d नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि इस बाउंड्री से इमेज जो s2 जो है नीचे की तरफ बना उसका डिस्टेंस कितना हो गया v2, तो ये हो गया हमारा v2। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन ऑफ ये है इमेज जिसको कि ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये कहलाता है मेरा एपरेंट डेप्थ। अब शिफ्ट निकालना है हमको तो ss2 का डिस्टेंस लेंगे, तो शिफ्ट डेल्टा s अगर हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा s इक्वल्स टू, यहाँ से जब निकालेंगे तो इस जगह से हम लोग देख रहे हैं तो p2s माइनस कर देंगे हम लोग p2s2, तो ये हो गया p2s माइनस p2s2। तो डेल्टा s इक्वल्स टू का लिखेंगे p2s का वैल्यू, तो p2s का वैल्यू हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया t, ये हो गया d नॉट। तो ये कहलाएगा एक्चुअल डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक कहलाया एक्चुअल डेप्थ और यहाँ से यहाँ तक कहलाया एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल डेप्थ में आ गया तो हमारा t प्लस d नॉट हो गया, तो ये हो गया t प्लस d नॉट माइनस कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो हो गया n नॉट बाय n इंटू टी प्लस डी नॉट, डी नॉट कैंसिल आउट हो गया और डेल्टा s इक्वल्स टू हो गया t 1 माइनस n नॉट बाय n। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला, जो कंपलसरी फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे कि डेल्टा s इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 माइनस n नॉट बाय n, जहाँ पे n नॉट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, n हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब। अब इस वाले और एपरेंट डेप्थ कभी भी निकालना है तो एपरेंट डेप्थ में सीधा सा बात हो गया कि हम लोग एक्चुअल डेप्थ निकाल लें, उसमें से माइनस करते हैं शिफ्ट को तो वो देगा हमको एपरेंट डेप्थ। तो एक बार शिफ्ट निकल गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू हो गया हमारा एक्चुअल डेप्थ माइनस डेल्टा एस। अब शिफ्ट वाले पार्ट पे आते हैं। शिफ्ट किस किस बात पे डिपेंड करेगा? पहला बात है शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेल्टा एस में कहीं पे भी डी नॉट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि शिफ्ट विल नॉट टेक
विल बी डिपेंडेंट ऑन डी नॉट। मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो, ऑब्जेक्ट को लार्ज डिस्टेंस पे रखो, शिफ्ट इन द पोजीशन विल रिमेन सेम। अगर बोला कि जो यहाँ पे जब रखा हुआ है शिफ्ट आ रहा है मेरा 2 सेंटीमीटर का, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर रखें, ऑब्जेक्ट को यहाँ से 50 सेंटीमीटर पर रखें, ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो है 500 मीटर के डिस्टेंस पे रखें। हर समय पे शिफ्ट का वैल्यू कितना हो रहा है, तो वो होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड सिर्फ किस किस बात पे करेगा, तो एक डिपेंड क्या है, ये थिकनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब, दूसरा डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब, और तीसरा जो है ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब यहाँ से पहला चीज यही कंक्लूड करेंगे कि कहीं पे भी स्लैब रख दो, एक ऑब्जेक्ट रखा और इस साइड से अगर बात करेंगे ऑब्जर्वर का, तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लो या नॉर्मल शिफ्ट बोल लो, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड थिंग, अगर हम बोलते हैं कि एन नॉट का वैल्यू जो है एन से बड़ा है, एन नॉट का वैल्यू मतलब ये मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता है, तो उस केस में ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, डेल्टा एस का वैल्यू आएगा नेगेटिव, मतलब शिफ्ट विल टेक प्लेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बाउंड्री। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, उस केस में शिफ्ट जो है अपोजिट में जाएगा, मतलब फाइनल S2 जो है नीचे बनता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, एन नॉट इज लेस देन एन, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे बस 2 स्टेटमेंट याद रखेंगे डेल्टा एस के बारे में कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हो गया कि शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बाउंड्री, और अगर नेगेटिव आए तो बोला कि शिफ्ट विल टेक प्लेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बाउंड्री रिलेटिव टू एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से हम लोग बोलेंगे शिफ्ट जो है प्लस हुआ तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर माइनस हुआ तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। याद है, समझने में किसी को दिक्कत है? अरे महात्मा नहीं, ठीक। अब इसके बाद टॉपिक है कि इसमें तो हम लोगों ने जब एक स्लैब रखा तो शिफ्ट इतने का आया। अब अगर हम लोग मल्टीपल स्लैब्स रखते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बहुत सारा स्लैब रखा, तब हम बात करेंगे एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। तो उसको रब कर रहा हूं उसको। इस तरह चलता रहेगा, तुमको दिक्कत नहीं। ये लिया मान लो हम लोगों ने T1, ये ले लिया हम लोगों ने T2, ये हो गया T3, उसके बाद चलता रहा ये, मान लिया ये वाला जो लिया हमने वो है TK, ये ले लिया हम लोगों ने TK। अब ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे रखा हुआ है, सोर्स, यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग D0 और यहाँ से जो है देखेगा। अब एक तो यही है कि जो आप एक एक के बाद रिफ्रैक्शन लेते जाओ, जब यहाँ से रे बाहर निकलेगा, इसका मतलब टोटल अगर हम लोग बात करेंगे पहले स्लैब से निकला एक फाइनल इमेज बनेगा, फिर दूसरे से निकला, इस तरह से जब यहाँ से रे निकलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा उसको ऑब्जर्वर देखेगा, और वो जो फाइनल इमेज का पोजीशन होगा इस बाउंड्री से उसको बोलेंगे हम लोग एपरेंट डेप्थ। खैर इस पर डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि एक के बाद एक लिखेंगे, हम लोग सीधा समझेंगे एक चीज। अगर एक अकेला स्लैब रखते हैं एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0 और इसका हम लोगों ने मान लिया n1 है, ये सेकंड वाले का लेंगे, ये मान लो n2 है, ये n3 है, इस तरह चलता रहा nk है। तो अगर सिंगल स्लैब होता इस मीडियम के अंदर
तो शिफ्ट हमारा कितना होता है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एस इक्वल्स टू टी 1 माइनस एन नॉट बाय एन। तो अगर एक अकेला स्लैब होता है इस मीडियम के अंदर तो शिफ्ट कितना प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस वन इक्वल्स टू टी वन माइनस एन नॉट बाय एन वन। अगर अकेला स्लैब ये रहता सिर्फ तब डेल्टा एस टू का वैल्यू कितना होता, T2 1 माइनस एन नॉट बाय एन टू। अगर अकेला ये रहता तो डेल्टा एस थ्री लिखते हैं, तो ये होता है T3 1 माइनस एन नॉट बाय एन थ्री। और अगर केएल स्लैब सिर्फ अकेला रहता तो शिफ्ट कितना प्रोड्यूस करता ऑब्जेक्ट में, तो दैट विल बी एस के, बीच में डाल दो डॉट डॉट, तो ये हो गया टी के 1 माइनस एन नॉट बाय एन के। अब अगर सारे स्लैब प्लेस्ड हैं तो नेट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, दिस विल गो अप टू डेल्टा SK। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा S इक्वल्स टू नथिंग बट समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू हम लोग लिख लेंगे K, ये हो जाएगा हमारा TI 1 माइनस एन नॉट बाय एन आई। तो अगर अकेला अकेला होता तो शिफ्ट हम लोग डेल्टा S1 डेल्टा S2 अप टू डेल्टा SK बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक सारे के सारे स्लैब प्रेजेंट होगा तो नेट शिफ्ट विल कम आउट टू बी डेल्टा S1 अप टू डेल्टा SK, जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। मेरे माथा में गया ना क्या? तो ये हो गया हमारा शिफ्ट का। इसमें भी देखेंगे तो नॉर्मल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन पे किसी हालत में डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट होगा थिकनेस ऑफ द स्लैब पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब्स, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर पे। ये हो गया शिफ्ट। जब भी शिफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो कि कभी भी अगर दो के बीच में एक हमने स्लैब प्लेस कर दिया तो हम लोग सबसे पहला चीज निकालेंगे शिफ्ट। जैसे मान लो कि जो कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया एग्जाम में कि एक मिरर दे रखा है, एक ये रख लेते हैं ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, या फिर मान लो 45 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, फोकल लेंथ दे दिया 30 सेंटीमीटर। बोला इमेज का पोजीशन निकालो, तो निकाल लोगे। उसके क्वेश्चन में बोला कि अगर हम अब इमेज बनेगा रियल तो स्क्रीन को किसी जगह पे प्लेस करेंगे। मान लो ये एफ लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, यहाँ रखा था हमने एक सोर्स, ये हो गया सी। तो उस केस में हम बोलते हैं कि इमेज जो फॉर्म करेगा दैट विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ कहीं पे हमारा स्क्रीन होता है। फिर क्वेश्चन में बोला कि जो अगर हम सोर्स और मिरर के बीच में एक रेक्टेंगुलर स्लैब जिसका अगर बात करें कि थिकनेस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये थिकनेस मान लो दे दिया 2 सेंटीमीटर का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे दिया मान लो n इक्वल्स टू 1.5 दे दिया, और बोला कि फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इस वाले प्लेट से जो शिफ्ट बताएंगे, पहला तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर जाकर के यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और उसके बाद रे मान लो यहाँ गया। शिफ्ट इन द पोजीशन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दोनों बाउंड्री पे रे रिफ्रैक्ट होने के बाद जो हमारा बात करेंगे ये इमेज बना, दिस इमेज, क्योंकि ये वाला रे इस पे फॉल करेगा, मतलब ये वाला इमेज एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए। तो पहले हम निकालेंगे शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको बोलेंगे डेल्टा एस। तो डेल्टा एस का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे टी 1 माइनस एन नॉट बाय एन। तो एन नॉट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, एन की जगह पे 1.5 लिखेंगे, टी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया, उससे हमको शिफ्ट निकल गया। मान लो फॉर एग्जांपल हम शिफ्ट निकालते हैं, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2/3, मतलब यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो 2/3 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा डेल्टा एस का वैल्यू। अब 45 में से माइनस कर देना 2/3, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर मिरर। अब फिर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f करके हम निकाल लेंगे इमेज जो फॉर्म करेगा मिरर। तो मान लो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन
एक इधर गया था, एक तो सीधा ही जाएगा, ये दोनों मिल करके इस जगह पे इमेज बनाता है। जब इमेज बनाएगा तो लाइट जब इधर आया तो इसके बाद फिर से ये पास करेगा इससे, तो इस बार बेंड करेगा फिर इधर की तरफ, फिर जाकर के ये जो है बेंड करेगा अवे, और फाइनली देखेंगे कि इधर की तरफ हमारा इमेज कहीं फॉर्म किया, तो ये थर्ड इमेज होगा। तो पहला हो गया कि जब ये पास करेगा कंप्लीटली तो देयर विल बी शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है इमेज फॉर्म करेगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। उसके बाद फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करके मिरर जो इमेज बनाएगा वो निकला, फिर ये रे जब ट्रांसमिट होगा तो अगेन देयर विल बी शिफ्ट इन द पोजीशन, और शिफ्ट का फॉर्मूला फिर वही होगा 1t1 - n0/n। तो यहाँ से ये जो पोजीशन होगा इसमें शिफ्ट होगा किधर की तरफ, लेफ्ट, क्योंकि हम लोग का वैल्यू जो यहाँ पे n0 देखा है दिस इज लेस देन n, मतलब इसका वैल्यू 1 से कम होगा, तो शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे देखें या इंसिडेंट रे बोल लो, तो इधर था इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, मतलब शिफ्ट जो होगा इधर की तरफ होगा। इस ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहले आप इसका फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट जब ये जा रहा होगा, तो 45 में माइनस कर दिया डेल्टा s, दैट विल गिव अस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, फिर 1/v + 1/u = 1/f करके फिर पोजीशन निकाल लोगे मिरर की वजह से इमेज का, फिर जो रेज से ट्रांसमिट होगा तो इसमें शिफ्ट होगा फिर डेल्टा s का, पहले शिफ्ट हुआ था इधर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इधर फिर हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमारा शिफ्ट। तो जो भी मिरर बनाएगा यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगा उसमें ऐड कर देंगे डेल्टा s, तो दैट विल गिव अस फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, क्योंकि इसके बाद कोई फर्दर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे स्लैब प्लेस किया तो उस केस में सबसे पहला चीज शिफ्ट निकाला, फिर ये करेगा ऑब्जेक्ट की तरह से, इसके लिए इमेज निकाला, रिटर्निंग के समय फिर शिफ्ट होगा, और दैट विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। अरे माथा में गया नहीं गया? तो ये सब का ध्यान में रखना कि जब भी बीच में कोई स्लैब प्लेस करेंगे तो सबसे पहला होगा कि जो हमारा मिरर या सोर्स के बीच में हम लोग स्लैब प्लेस करते हैं तो देयर विल बी शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें प्लेस किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इलस्ट्रेशन दे रखा है आप लोगों को नोट्स के अंदर, वो बेसिकली 80 वर्मा के क्वेश्चन के हिसाब से है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो हम लोग μ0 ले लेते हैं, हमारे पास k नंबर ऑफ स्लैब्स है, μ1 μ2 μ3 इस तरह से चलता रहा, ये हो गया μk और यहाँ पे है μ0। बोला कि जो k नंबर ऑफ स्लैब्स यहाँ पे दे रखा है। अब क्वेश्चन दिया ये कि जो अगर इन सारे स्लैब के बदले अगर हम एक सिंगल स्लैब रखते हैं तो उसका सिंगल स्लैब का थिकनेस दे रखा हो, मान लो कैपिटल T थिकनेस का एक सिंगल स्लैब, हम इन सब के जगह पे एक सिंगल स्लैब रख देंगे, तो उस स्लैब का इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन क्या हो गया कि we have to find equivalent refractive index of the single slab if placed in place of the combination of slabs। तो उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। तो अभी हम देखेंगे अगर सारे स्लैब के साथ देखेंगे तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बात करेंगे तो दिस विल बी समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k। तो ये हो गया, यहाँ पे फिर लिखा हमने ti 1 माइनस n0 बाय, इसमें μ0 के टर्म में देखा कि यहाँ पे μ0 लिख देता हूँ, μ0 बाय μi, ये होगा टोटल शिफ्ट जो प्रोड्यूस होगा। अब ये हो गया कि अगर हमारा k नंबर ऑफ स्लैब्स है, इसकी जगह पे हमको सिंगल स्लैब रखना है जिसका थिकनेस हम लेते हैं t, तो उसका हमको इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये ले लिया कि t मान लेते हैं थिकनेस ऑफ सिंगल स्लैब
when placed in place of combination of slabs। तो हमको इस सिंगल स्लैब का निकालना है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसी भी चीज का इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो उसका कुछ बेसिस होता है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, अरे तो जम के पढ़ा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी हम किसी चीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो किस बेसिस पर निकालते हैं, मतलब बेसिस ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हमको निकालना है तो हम लोग उसका बेसिस क्या रखते हैं, जल्दी बोल, फटाफट पोस्ट करना है कि अगर हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए बेसिस क्या होता है, वे ऑफ ग्रुपिंग गलत है। अगला बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, वो भी गलत है। चलो आगे बोलो सीरीज या पैरेलल, बिल्कुल नहीं। पाथ ऑफ करंट, बिल्कुल नहीं। इधर द वोल्टेज सेम और करंट, ये भी गलत है। आगे रेजिस्टेंसेस, एब्सोल्युटली गलत। आर ई क्यू गलत। करंट यूज एक पार्ट को रिमूव करने से इक्विवेलेंट सेम रहता है, एकदम गलत। आगे ठीक है। वैसे क्लास में टीचर बहुत अच्छे समझाया होगा, लेकिन आप लोग किसी एक आदमी का आंसर सही नहीं है। सीधा हम बोलते ये हैं कि जब भी किसी भी चीज का दुनिया में क्वेश्चन में आ गया इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट हम किस बेसिस पर निकालते हैं ये पता होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात किया था, जैसे मान लो ए और बी दो पॉइंट है, इसके बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस ले लो, ये रेजिस्टेंस हो गया। सीरीज पैरेलल से कोई बात ही नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। इधर इस तरह कोई भी सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, पूछा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कोई भी एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं विद वोल्टेज V, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि विद दिस कॉम्बिनेशन इस बैटरी के थ्रू कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया करंट फ्लो कर रहा है कितना I। तब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बदले अगर हम ए और बी के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस डाल देते हैं तो उस समय भी अगर जो बैटरी हम लोग बात करेंगे V का, उससे करंट का वैल्यू होना चाहिए सेम। तो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम सेल्फ कनेक्ट करते हैं ऑफ EMF V, करंट विच विल फ्लो थ्रू द बैटरी अगर I है, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हटा दिए एक सिंगल रेजिस्टेंस भी रखें, तो उस केस में भी करंट थ्रू द गिवन सेल शुड रिमेन सेम। यही बेसिस होता है। इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस VAB बात कर लो, ये जो VAB हम लोगों ने लिखा, तो VAB अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट VAB डिवाइडेड बाय करंट I, जहां पे I हो गया हमारा करंट विच फ्लोज थ्रू द सेल जो कनेक्ट किया हमने, VAB हो गया हमारा EMF ऑफ द सेल। इसलिए R इक्विवेलेंट जब भी निकालते हैं तो V बाय I लिखते हैं, जहां पे V हो गया क्या, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो EMF ऑफ द सेल। जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में करंट शुड रिमेन सेम। तो कॉन्सेप्ट होता है फॉर द गिवन सेल कनेक्टेड बिटवीन द two points across which equivalent resistance is to be found, current should remain same with the combination or with single resistance जो उसके जगह पे हम लोग प्लेस करते हैं। तो ये बेसिस होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसको बेसिस बना करके सीरीज पैरेलल के केस में जब हम इस चीज को फॉलो करते हैं तब हमारा आता है कि भाई सीरीज हो गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं R1 प्लस R2 अप टू RK हो गया, और अगर पैरेलल में रहा तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। ये तो खैर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात हुआ। अब ऑप्टिक्स में अगर यहाँ भूले पढ़ के तोड़ूंगा सबको मैं,
इक्विवेलेंट वर्ड जब भी ऑप्टिक्स में आता है तो उसका मतलब होता है कि जो अगर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो कॉम्बिनेशन के साथ फाइनल इमेज का पोजीशन आएगा, मतलब यहाँ से जो रे निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज, मतलब एस के का जो हम लोग बात करेंगे ये हो गया हमारा फाइनल इमेज। अब जो फाइनल इमेज का पोजीशन है और इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम इस पूरे स्लैब को हटा दें, एक सिंगल स्लैब भी रख दें, तो मेरे फाइनल इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज पोजीशन शुड रिमेन सेम। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स में बेसिस ये होता है टू फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, उसमें ये हो गया कि फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन शुड रिमेन सेम। तो कॉम्बिनेशन की वजह से फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो फाइनल इमेज का पोजीशन बना, अगर हम सिंगल स्लैब भी रख देंगे तो सिंगल स्लैब में भी फाइनल इमेज का पोजीशन शुड रिमेन सेम फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिस इक्विवेलेंट निकालने का ऑप्टिक्स में हमेशा यही रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा बेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक चीज हो गया कि जो अगर हमने यहाँ पे सोर्स रखा, फाइनल इमेज यहाँ बना रहा है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि जो ये फाइनल इमेज का पोजीशन हो गया सोर्स का, तो फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज पोजीशन शुड रिमेन सेम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखें, इसका मतलब है कि शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड रिमेन सेम। तो क्वेश्चन में बोला कि जब हम एक सिंगल स्लैब रखते हैं जिसका थिकनेस हमने कैपिटल टी लिया, तो उसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, सो दैट फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज पोजीशन शुड रिमेन सेम। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन के साथ शिफ्ट लें और एक सिंगल स्लैब रखने के बाद शिफ्ट लें, तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही हो गया कि इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिंगल स्लैब अगर हमको निकालना है तो शिफ्ट प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन एंड शिफ्ट प्रोड्यूस बाय सिंगल स्लैब शुड रिमेन सेम। इस चीज को फॉलो करके अगर हम लोग लिखते हैं तो पहले हमने निकाला था शिफ्ट प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन। अब कहा कि अगर इन सब के जगह पे एक सिंगल स्लैब ले लेते हैं जिसका थिकनेस हमने मान लिया कैपिटल टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू ई, हमने यहाँ पे एक सोर्स रखा एस, यहाँ पे ऑब्जर्वर, तो फाइनल इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि अगर सिंगल स्लैब का शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं तो लिखते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू कैपिटल टी हो जाता है 1 माइनस, ये मीडियम तो हमारा म्यू नॉट दे रखा है, तो ये हो गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू ई। अब शिफ्ट का वैल्यू हमारा होना चाहिए सेम, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि शिफ्ट सेम होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम सेम रखेंगे, तो हो गया टी 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू ई इक्वल्स टू, ये हो गया समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to k टी आई 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू आई। अब इस t का वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बोला भाई 50 सेंटीमीटर का स्लैब रखें, अगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स था इसके जगह पे हम सिंगल स्लैब रखते हैं जिसका थिकनेस का वैल्यू होना चाहिए सम ऑफ द थिकनेस ऑफ ईच स्लैब। तो इस क्वेश्चन में जो सिविल वाला क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन मैंने दिया है उसमें कहा कि एक सिंगल स्लैब रखते हैं जिसका थिकनेस जो होना चाहिए सम ऑफ द थिकनेस ऑफ ईच स्लैब के बराबर होगा, तो उसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था। और बेसिस ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट इन कंप्लीट ऑप्टिक्स यही होगा कि फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज पोजीशन शुड रिमेन सेम। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे इसका मतलब शिफ्ट जो है विद द कॉम्बिनेशन एंड शिफ्ट विद सिंगल स्लैब शुड रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर टी दिया हुआ है तो टी के जगह पे ये वैल्यू डाल देना, उससे हम लोग जो है म्यू ई का वैल्यू इस वाले से निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला कि ये जो हम लोग थिकनेस ले रहे हैं सिंगल स्लैब का दैट शुड बी सम ऑफ जो है थिकनेस ऑफ ईच स्लैब। तो उस केस में यहाँ पे टी को अगर हम लिखने जाएं
तो दिस शुड बी रिटन एज समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k और ये हो जाएगा हमारा ti। ठीक है, अब इसमें से अगर इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में तो ये हो जाएगा मेरा t माइनस t इंटू म्यू नॉट बाय म्यू ई, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k, ये हो गया ti माइनस, इधर करेंगे तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k, ये हो गया ti और जगह म्यू नॉट बाय म्यू आई। म्यू नॉट कांस्टेंट वाला पार्ट पे है तो म्यू नॉट को मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ti बाय म्यू आई आ जाएगा, ये हो गया ti बाय म्यू आई। अरे माइनस किया म्यू नॉट बाय म्यू नॉट चूंकि कांस्टेंट है तो म्यू नॉट को बाहर ले समेशन क्या है। अब यहाँ से बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल T, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इधर देखेंगे तो म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा T बाय म्यू ई इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k, ये हो जाएगा ti बाय म्यू आई। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज T डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k, ये हो जाएगा ti बाय म्यू आई। अब ये हो गया फाइनल आंसर। अगर हमको t का वैल्यू लिखना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट t1 प्लस t2 अप टू कितना हो गया tk, और इसको डिवाइड कर दिया, इस पे बात करेंगे तो ये हो गया मेरा t1 बाय म्यू वन प्लस t2 बाय म्यू टू, और इस तरह से चलता रहा लिख लेंगे tk बाय म्यू k। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन अगर हम सिंगल स्लैब रखते हैं जिसका हमने थिकनेस लिया, थिकनेस ऑफ ईच ऑफ द स्लैब। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म इस जगह से। बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी जल्दी लिख, समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो फिर से बोलूंगा, आगे समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, ये सब एक बार देख लेना उसमें, लेकिन यहाँ से बाकी कोई स्टेटमेंट आज की क्लास का याद रहे ना रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बस दो चीज हो गया। एक शिफ्ट का सिंगल के साथ फॉर्मूला, अगर k नंबर दे दिया है तो सबके लिए अगर अकेला अकेला रहता तो जितना शिफ्ट प्रोड्यूस करता है वो निकाल लेंगे। अगर k नंबर ऑफ स्लैब है तो नेट शिफ्ट हम निकाल लेंगे, डेल्टा इसका हम लोग समेशन ले लेंगे डेल्टा एस आई का, i इक्वल्स टू 1 से लेकर के k तक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि जब भी ऑप्टिक्स के अंदर इक्विवेलेंट, चाहे इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें, बाद में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का बात करें, किसी भी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि पूरा कॉम्बिनेशन फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो मेरा फाइनल इमेज का पोजीशन बनाता है, तो विद द कॉम्बिनेशन जो फाइनल इमेज का पोजीशन हो और सिंगल के साथ जो हमारा फाइनल इमेज का पोजीशन हो, दैट शुड रिमेन सेम एंड दिस विल बी द बेसिस टू फाइंड इक्विवेलेंट। तो ये ध्यान में रख करके चलेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में अब कोई अगर सवाल पूछे कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर और ये सब बकवास करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ बोलोगे एक सेंटेंस कि जिन दो पॉइंट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इफ वी कनेक्ट अ सेल ऑफ गिवन ईएमएफ, इन दैट केस करंट ड्रॉन थ्रू द या फिर करंट थ्रू द सेल शुड रिमेन सेम विद द कॉम्बिनेशन एंड विद सिंगल रेजिस्टेंस which would be placed in place of the combination। तो I का वैल्यू सेम होना चाहिए, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमेशा लिखते हैं हम लोग V डिवाइडेड बाय I, जहां I हो गया करंट थ्रू द सेल, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू का बात नहीं कर रहे, करंट थ्रू द सेल, और V हो गया EMF या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। तो इसलिए बेसिस जो है वो क्लियर होना चाहिए। वो कोई भी इक्विवेलेंट का बेसिस जो है वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग नहीं हो सकता, बेसिस हमेशा फिक्स होता है, उसके बेसिस पे हमारा अलग सिचुएशन में रिजल्ट अलग अलग आ सकता है वैल्यू। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ से जो टॉपिक है वो आपका है वो होगा प्रिज्म।
तो एक मैंने नोट्स के अंदर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स आपको दे रखा है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैंने क्या क्या दिया हुआ वहां पे, वो दिया हुआ है एक चीज कि अगर हम सिंगल बाउंड्री की वजह पर रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्ट निकालते हैं तो वो डिपेंड करेगा एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, और फॉर्मूला हमने निकाला था डेल्टा एस का, दैट इज डी नॉट 1 माइनस n2 बाय n1। अगर सिंगल बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्ट निकालते हैं तो वो डिपेंडेंट होगा एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब की वजह से, तो इसमें रिफ्रैक्शन दो जगह पे होता है, और जब हमने शिफ्ट निकाला था तो वो आया था थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 माइनस n नॉट बाय n। उसमें सिर्फ डिपेंड करता है t पे, n नॉट पे और n पे। एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट किसी भी हालत में डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे सोर्स रख दें, मतलब ये डिस्टेंस d नॉट अगर लिया, यहाँ रख दें, इंफिनिटी के पास रख दें, शिफ्ट विल रिमेन सेम, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन d नॉट। उसी तरह से मल्टीपल भी लेते हैं हम लोग, तो उस केस में जो बोलेंगे नेट शिफ्ट जो हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ti 1 माइनस n नॉट बाय ni। इसमें भी एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो अगर हम लोग स्लैब के बारे में बात करें या मल्टीपल स्लैब, उसमें शिफ्ट अगर हम निकालते हैं दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सिंगल बाउंड्री पे जो हम रिफ्रैक्शन का बात करते हैं उसकी वजह से शिफ्ट, तो उस केस में वो डिपेंडेंट होता है एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, बाकी किसी भी केस में हमारा नहीं होगा। तो ये सब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैंने एक जगह पे आपके नोट्स में डाल करके रख दिया है, ताकि गो थ्रू करके कॉन्सेप्ट को जो है ध्यान में रख करके चलोगे। तो यहाँ से आपका ये सब पार्ट खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग लेंगे प्रिज्म। तो हम लोग चलते हैं प्रिज्म वाले पार्ट पे। पहले प्रिज्म है क्या, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लो और उसके दो प्लेन सरफेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का अगर कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। तो प्रिज्म हो गया हमारा टू प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इंक्लाइंड एट सम एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म। तो अब इसका मतलब कोई भी दो प्लेन सरफेस हो, तो एक मटेरियल ले लिया जिसका कि दो प्लेन सरफेस, ये पूरा मटेरियल का बना हुआ है, दो प्लेन सरफेस इस तरह से दिया। तो इस तरह का कोई भी अगर रीजन होगा बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइंड एट सम एंगल, उसको हम बोलेंगे प्रिज्म। वैसे प्रिज्म का स्ट्रक्चर मैंने वन ऑफ द दिया हुआ है, जैसे इस तरह का लिया, ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर अगर बनाओगे तो ये जैसे थोड़ा कारस्तानी कर लेते हैं, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ये हो गया कि ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल। इसका मतलब नहीं कि इसी को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का सीधा मतलब है कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल लो, उसका दो प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट सम एंगल, दैट विल बी कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, वन ऑफ द सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रिज्म जो है इसके बेस के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, तो जिसके ऊपर रखा हुआ होगा। दूसरा, अगर रे हमारा इस वाले सरफेस पे आता है तो वन ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रिज्म कहलाएगा, और यहां से अगर इमर्ज आउट हुआ तो ये कहलाएगा सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ये हो गया सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म। फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म मतलब जिस पे इंसिडेंट रे फॉल किया और जहां से हमारा इमर्जेंट रे बाहर निकला उसको बोलेंगे सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म, और ये कहलाएगा हमारा बेस ऑफ द प्रिज्म। ये जो दो सरफेस है, फर्स्ट और सेकंड सरफेस, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको जनरली हम ए से डिनोट करते हैं, और ए को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसी का दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर अगर लिख दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म बोलने का मतलब नहीं है कि जो लाइट रे फॉल किया तो बाउंड्री के ऊपर जो आर आता है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म करने का मतलब हो गया कि जिस सरफेस पे हमारा इंसिडेंट रे है और जहां से हमारा ट्रांसमिटेड रे सेकंड सरफेस से निकलेगा, उन दोनों प्लेन सरफेस के बीच का जो ये एंगल है वो कहलाएगा मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर उसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म का। अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन निकालें तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा एक ट्रायंगल। यहाँ पे इसका अगर निकालते हैं तो ट्रायंगल हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। तो मैं 2 डायमेंशनल के हिसाब से सारे डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे कि अगर हम लोग लेते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म तो इस तरह का शेप आया। अब हम लोग चलते हैं, इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक लेंगे प्रिज्म विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे और फिर बाद में लेंगे प्रिज्म विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे। और ये सब पहले पढ़ाया था कि हर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली हमारा चेंज करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन जो निकाला था वो था कॉची रिलेशन, जो हम लोगों ने लिखा था म्यू इक्वल्स टू या n इक्वल टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा 4 इस तरह चलता है, बट उसको अप्रोक्सीमेशन पे आते थे हम लिखते थे n इक्वल्स टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में कॉची रिलेशन। मतलब डिफरेंट वेवलेंथ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा सेम मटेरियल का। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं प्रिज्म के टॉपिक में। तो हम लोगों ने लिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, जो हमको यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया। तो हम लोग ले लेते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। इस तरह से इसको बोल देंगे बेस ऑफ द प्रिज्म, जिसके ऊपर रखा हुआ है ये ले लिया बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये कहलाएगा फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म अब, और ये कहलाएगा हमारा सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म। ये लिया हम लोगों ने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कहलाएगा इंसिडेंट रे। अच्छा, अब यहां से देखेंगे तो इस जिस मीडियम में रखा हुआ है प्रिज्म उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं n0। अभी n0 का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं और पूरा जो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे वो n0 इक्वल्स टू 1 लेकर के कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 दे रखा है तो हमको सिर्फ इतना डिफरेंस करना है कि जितना भी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे जहां पर हमारा n आएगा उसको n को रिप्लेस कर देंगे n बाय n0 से, क्योंकि पूरे इक्वेशन में जो हमारा n आता है n बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रिलेटिव टू द मीडियम इन विच प्रिज्म इज केप्ट। तो सिर्फ अंतर यही हुआ कि मैं पूरा डिस्कशन n0 इक्वल्स टू 1 लेकर के करूंगा, लेकिन अगर बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर नहीं है या फ्री स्पेस नहीं है, उस केस में n को सिंपली सिर्फ रिप्लेस कर देंगे n बाय n0 से। ये बात माथा में गया नहीं गया सबको? ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये इंसिडेंट रे हो गया, इसको अब हम बोलेंगे फर्स्ट सरफेस और इसको बोलेंगे हम सेकंड सरफेस। यहां से हम लोग ले लेते हैं एक, ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे बात कर लेते हैं n जो कहलाएगा, n कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रिलेटिव टू द मीडियम इन विच इट इज केप्ट फॉर द गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। क्योंकि बताया था कि जो सेम प्रिज्म अगर बात करेंगे, सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग होता है। हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ले रहे हैं यहाँ पे, और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट रे के वेवलेंथ के हिसाब से n का वैल्यू आएगा। तो n कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रिलेटिव टू द मीडियम इन विच इट इज केप्ट फॉर द गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट रे।
अब यहां से हो गया डायरेक्शन, इसको अगर हम लोग मान लो नाम देते हैं P का, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको I से डिनोट कर देंगे। मान लेते हैं कि ये जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ 1 ले लिया तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा, तो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये था डायरेक्शन, ये बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इस पॉइंट पर आएगा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रे यहाँ पे, इस पे फिर हम बनाएंगे नॉर्मल, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये रेयर हो जाएगा हमारा इसके कंपैरिजन में, सो दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इंपॉर्टेंट अभी तक के लिए अगर हम लोग बात करें, अभी इसको हटाता हूं, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ध्यान से इस वाले रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, इस वाले रे को जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं ये है इमर्जेंट रे, तो इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, और ये जो बीच में जो रे है यहाँ पे जो इनसाइड द प्रिज्म है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, और ये कहलाएगा हमारा इमर्जेंट रे। अब ये पॉइंट को हमने P लिया, इस पॉइंट को मान लो हम Q ले लेते हैं, यहाँ पे R लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R1 है, जब ये फॉल किया इसके ऊपर तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू इसमें ले लेते हैं R2, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जनरली एक चीज है कि इनसाइड द प्रिज्म जो दोनों फर्स्ट और सेकंड सरफेस पे नॉर्मल है, उसके साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बनाया हमने R1 और R2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल के हिसाब से जाए तो ये एंगल पूरा हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इतना सा एंगल निकालेंगे तो 90 माइनस R1 आएगा, ये एंगल निकालोगे तो 90 माइनस R2 आएगा। इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ट्रायंगल PQR से हम लोग क्या लिख लेंगे, तो वो लिख लेंगे 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म A, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 90 90 180 इधर से कैंसिल आउट हो गया, और उससे आ गया मेरा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। दिस इज फर्स्ट कंपल्सरी फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड प्रिज्म वाले टॉपिक में, कि फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस एट बोथ द सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म, तो पहला रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे, सेकंड रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस पे हुआ, तो ये हो गया फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस एट बोथ द सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म, तो ये आ गया कि जो रिफ्रैक्टेड है इनसाइड द प्रिज्म अगर बात करेंगे तो दोनों सरफेस पे नॉर्मल है, पहले वाले के साथ एंगल बना रहा है R1, दूसरे के साथ बना रहा है R2, और R1 प्लस R2 का वैल्यू होगा हमेशा इक्वल टू A। सो दिस इज फर्स्ट कंपल्सरी फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड प्रिज्म। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि मेंस में हमारा बताया था कि फर्स्ट 2-3 क्लासेस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो प्रिज्म वाले पार्ट से आता है। एडवांस में भी अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जनरली तो वो बताया था प्लेन बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन वाला, एक चीज ये भी पार्ट ऑफ प्लेन बाउंड्री है, क्योंकि इसमें बाउंड्री अभी तक हमारा प्लेन ही है। दूसरा प्रिज्म रिलेटेड क्वेश्चन जो है रहता है वहां पे, तीसरा लेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है सबसे ज्यादा एडवांस में अगर देखोगे, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इवन दो ये सिंपलेस्ट टॉपिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिक्स में होता है, लेकिन बच्चा तो फिर महात्मा होता है, उसको तो कुछ भी टफ लग सकता है। तो यहाँ से लेके चलेंगे हम लोग, ये हो गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। अब दूसरा इसके अंदर हम लोग का है जिसको बोलते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो नेट डेविएशन का हम बात करें किसका, इमर्जेंट रे का। तो टॉपिक हो गया हमारा नेट डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इस चीज का मतलब ये हो गया कि जो ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
तो जितने एंगल से इमर्जेंट रे डेविएट होगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म किसका? इमर्जेंट रे का। किसके रिलेटिव? रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो बोला कि when refraction takes place at both the surfaces of the prism, then net deviation of emergent ray relative to the direction of incident ray का मतलब क्या हुआ कि जो emergent ray कितने एंगल से डेविएट करेगा relative to the direction of incident ray। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे। तो जितने एंगल से, तो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो है क्लॉक, इस केस में क्लॉकवाइज मूव करके पहुंचेंगे यहाँ तक, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले पीछे खींच लो, और ये हमारा हो गया इधर। इस जगह से देखेंगे तो ये हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, और इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल कहलाएगा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम बोल सकते हैं angle through which emergent ray gets deviated from the direction of incident ray, या फिर बोल सकते हैं angle of deviation can be defined as angle between the directions of emergent ray and incident ray। अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखेंगे अगर हम टोटल यहां से स्टार्ट करें तो ये था मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारा है रिफ्रैक्टेड रे। सबसे पहला डेविएशन यहाँ पे होगा रे का, वो हो गया डेल्टा 1। फिर जब ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है हमारा इमर्जेंट रे, ये कितने एंगल से डेविएट कर रहा है तो हम देखेंगे डेल्टा 2। यहाँ पे सेंस मेरा क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी सेंस क्लॉकवाइज है। तो नेट डेविएशन अगर हम लिखने जाएंगे of emergent ray relative to the direction of incident ray, this will be delta 1। हमने लिया क्लॉकवाइज यहाँ पे, ये भी डेल्टा 2, ये भी हमारा आ रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही अगर हम पॉजिटिव मान के चलें तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आई है, मतलब अगर हम बात करें इस जगह से इस जगह तक का एंगल का वैल्यू कितना हो गया आई, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या, आई माइनस r1। तो डेल्टा इक्वल्स टू लिख लिया हमने आई माइनस R1 प्लस। अब डेल्टा 2 पे आते हैं, तो ये है डेल्टा 2 जो हमको निकालना है। अगर ये एंगल हमने लिखा E, तो ये अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा E। अब एक चीज देखो कि ये एंगल अगर हम लोग ले रहे हैं डेल्टा 2, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, ये हो गया डेल्टा 2। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल E के बराबर, माइनस कर देंगे R2, तुमको डेल्टा 2 मिल गया, तो डेल्टा t हो गया E माइनस R2। या दूसरे वे में देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा डेल्टा है, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में जाएं, यहाँ से यहाँ तक के ट्रायंगल में, तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। या दूसरे वे में बात कर लेंगे कि जो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट डेविएशन यहाँ पे डेल्टा 1, सेकंड डेविएशन यहाँ पे, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये हो गया i माइनस R1, ये हो गया e माइनस R2। ये वाला चीज क्लियर सबको, e माइनस R2 और i माइनस R1 जो लिखा है, अरे जल्दी लिख, सबको क्लियर है, क्लियर है? हाँ क्लियर है, हाँ हाँ एक मिनट। तो अब हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू हो गया हमारा i प्लस e माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। दिस इज सेकंड कंपलसरी फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड है कि डेविएशन का वैल्यू जो होगा वो होगा I प्लस E माइनस A। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान रखने के लिए, डेविएशन किसका निकाल रहे हैं, इमर्जेंट रे का। किसके रिलेटिव में, रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका मतलब when refraction takes place at both the surfaces of the film, then net deviation of emergent ray relative to the direction of incident ray comes out to be I plus E minus A। I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, E हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस।
रे के बारे में बात करते हैं, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, और ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म। यहां से मैं शुरू करूंगा अगले क्लास में टॉपिक, क्योंकि पूरा जो है डेविएशन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो अब डेविएशन वाले पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अभी तो आप लोग अच्छा से बाकी क्लासेस कर लो। चलो बाय एंड टेक केयर।